चलो भाई बोर्ड पर देखना बच्चों। अब अपन आईसीए की वेबसाइट पे जा रहे हैं, आरटीपी के और पास एग्जाम्स के क्वेश्चन करेंगे। इसमें एक दो क्वेश्चन बढ़िया प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए हुए हैं आरटीपीज में, बैंक ऑडिट के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए हुए हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है, आपको करा दूंगा। 3 आरटीपीज हमारा कवर करने का टारगेट है आज, मई 2024, सितंबर 2024 और जनवरी 2025। और उसके बाद पास एग्जाम के पेपर्स को भी सॉल्व करेंगे। पास एग्जाम के पेपर में टोटल 3 ही सवाल हैं, 2 मई अटेम्प्ट के पेपर में और 1 सितंबर अटेम्प्ट के पेपर में। ठीक है, आइए पहले मई अटेम्प्ट की आरटीपी उठा ले रहे थे। मई अटेम्प्ट की ऑडिट की आरटीपी मैंने यहां पे उठा ली है और ऑडिट की आरटीपी में ऑडिट ऑफ बैंक्स के क्वेश्चन में निकाल ले रहा हूं पेज नंबर 13 पर। अभी मई अटेम्प्ट की आरटीपी हम कर रहे हैं, किसकी? मई अटेम्प्ट की आरटीपी हम लोग कर रहे हैं। आइए देख लेते हैं फटाफट से मई अटेम्प्ट की आरटीपी। मई अटेम्प्ट की आरटीपी देख लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो प्रॉब्लम होगा, अगर हो तो बीच बीच में मुझे बता देना, मैं ठीक कर दूंगा। बाकी मैनेज तो ऐसे ही करना पड़ेगा, क्लास तो पढ़नी है। देखो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 22 है, साथ के साथ अपनी बुक ओपन करके रखिएगा और आंसर को वेरीफाई करते हुए चलिएगा। इनफैक्ट मैं बुक भी स्क्रीन पे ले लूंगा, साथ के साथ क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे आंसर। ये हम कर रहे हैं मई 2024 की आरटीपी बैंक ऑडिट के लिए, है ना। While conducting statutory audit of a branch of a nationalized bank, हम एक nationalized बैंक की statutory audit कर रहे हैं। It is noticed by CA that credit facilities granted to a borrower consisting solely of term loan have been classified as substandard asset. एक borrower को हमने credit facility दी और वो हमारी बुक्स में क्या है? Substandard asset है। During the year 2023 due to failure of borrower to pay EMIs on time, क्योंकि borrower EMIs का पेमेंट ऑन टाइम नहीं कर रहा है। बहुत इजी सा सवाल है। Such EMIs were outstanding for more than 90 days, तो लोन एनपी हो गया, तभी तो सब स्टैंडर्ड एसेट बना, वरना क्यों बनता? An account was therefore classified as substandard asset. CAZ agree भी इस क्लासिफिकेशन पे made by branch management. What are CAZ's responsibilities regarding? अब देखो टॉपिक क्या है, व्हाट आर CAZ's रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिगार्डिंग वेरिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस विद इनकम रिकॉग्निशन नॉर्म्स बाय ब्रांच इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव क्रेडिट फैसिलिटीज। तो इनकम रिकॉग्निशन नॉर्म से रिलेटेड कंप्लायंस वो हमसे पूछ रहा है कि ऑडिटर को क्या चेक करनी है। सिर्फ बुक का पेज नंबर मैं आपको बताता हूं, मेरी बुक का पेज नंबर। अगर आप मेरी बुक का पेज नंबर खोलते हैं तो इसको आपको मिलेगा ऑडिट ऑफ रेवेन्यू आइटम्स पेज नंबर 130 पे, ऑडिट ऑफ रेवेन्यू आइटम्स पेज नंबर 130 पे। उसमें आप लोगों को पेज नंबर 131 पे देखो कितना क्लियर तरीके से मैंने लिखा रखा है, इनकम रिकॉग्निशन नॉर्म्स ऑब्लिक रिवर्सल ऑफ इनकम। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? देखो अपने को देखने में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन लग रहा होगा, बट ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वेरिफिकेशन पूछ रहा है इनकम रिकॉग्निशन नॉर्म्स की, दैट्स इट, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड ऑन द पार्ट ऑफ क्वेश्चन। तो आपको लिखना होगा एज पर आरबीआई नॉर्म्स ऑडिटर विल एग्जामिन द फॉलोइंग। फिर फर्स्ट पॉइंट बनाया रेवेन्यू सर्टेनिटी, ब्रैकेट में लिखा परफॉर्मिंग एडवांसेस, जैसे मैंने बुक में लिखा रखा। फिर आप लिखेंगे बैंक रिकॉग्नाइज ऑन इनकम्स ऑन अक्रूवल बेसिस, दैट इज as it is earned, it is an essential condition for accrual of income that it should not be unreasonable to expect its ultimate collection. फिर revenue uncertainty, non-performing advance, in view of significant uncertainty regarding ultimate collection of income arising in respect of NPA, guidelines require that bank should
not recognize income on NPA unless it is actually realized. फिर रिवर्सल वाला पार्ट भी लिखेंगे. When a credit facility is classified as NPA for the first time, interest accrued and credited to income account in the corresponding previous year which has not been realized should be reversed or provided for. This will apply to government guaranteed accounts also. लिख कर आइए, मार्क्स पाइए. क्लियर है? क्लियर है क्या? अगर अपन चाहें तो आरटीपी से इसका सजेस्टेड आंसर भी पढ़ सकते हैं. देख लेते हैं कहीं हम जो लैंग्वेज लिख रहे हैं आरटीपी वाले कोई डिफरेंट लैंग्वेज तो नहीं लिख रहे, फिर तो मार्क्स नहीं मिलेंगे ना साहब. बट मुझे कॉन्फिडेंस है कि आरटीपी वालों ने भी सिमिलर लैंग्वेज शायद लिखी होनी चाहिए. तो इस वाले पॉइंट का आंसर आरटीपी के पेज नंबर 29 पे आपको मिलेगा. पढ़ के देखिए. RBI norms stipulate that if any advance becomes NPA as at the close of year, the entire interest accrued or credited to income account in past year should be reversed or provided for if the same is not realized. इन्होंने तो सिर्फ रिवर्सल वाला पॉइंट लिखा है, लेकिन सिर्फ रिवर्सल वाला नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन ने पूरे इनकम रिकॉग्निशन नॉर्म्स पूछे हुए हैं. और ये वाला पॉइंट देखो, सेम फर्दर इन रिस्पेक्ट ऑफ फीस, कमीशन एंड अदर सिमिलर इनकम दैट हैव अक्रूड should cease to accrue in current period and should be reversed or provided for with respect to past periods if uncollected. क्लियर है? तो बड़ा इजी सा आंसर इन्होंने बना रखा है, कोई दिक्कत नहीं है. मुझे मेन जो इसका कराना है क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कराना है. 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जो आज की क्लास में मुझे बैंक ऑडिट में करवाने हैं. दोनों बहुत अच्छे हैं. मैं जैसे प्रेजेंटेशन करवाऊंगा वैसे ही आप उसका प्रेजेंटेशन पेपर के अंदर करके आएंगे. ठीक है? ये वाला सवाल आ गया? जी सर आ गया. हमको बड़ा आसान था. हमने ये आंसर अपनी बुक के पेज नंबर 131 से कर लिया, या 132 से भी कर सकते हो. वहां पे नीचे अलग से पूरे इनकम रिकॉग्निशन नॉर्म्स अंडर द हेडिंग ऑफ रिवर्सल ऑफ इनकम लिखे हुए हैं. कहीं कोई घबराने वाली बात तो नहीं है सर. वेरी गुड सर, वेरी गुड. आगे बढ़ो. वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन. अच्छा लगता है ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो. पर अभिषेक सर ने आपको पढ़ा रखा है, आप जब सवाल करेंगे आपको ऐसे चुटकी में आ जाएगा. देखो प्रैक्टिकल करा के मैंने टॉपिक समझाया आपको बकायदा. पढ़ के देखो. While verifying provisions of advances of a branch of MCO as part of statutory branch audit, CAZ notices that credit facilities consisting of term loan to KRT enterprises have been classified as doubtful asset D1 category. What is D1 category बताओ? What is D1 category? Doubtful asset में D1 category है, बताओ. तो देखो डाउटफुल एसेट में भी तो 3 कैटेगरी होती है. एक तो डाउटफुल अप टू 1 ईयर, तो वो तो हो गया D1 कैटेगरी. एक डाउटफुल फॉर 1 to 3 इयर्स, वो हो गया D2 कैटेगरी. और एक डाउटफुल फॉर मोर देन 3 इयर्स, वो हो गया D3 कैटेगरी. खोल लेते हैं ना. आप लोग को तो याद नहीं होगा शायद. बोले सर हमें कैसे याद रह सकता है, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आप पढ़ाने आए हो, हम पढ़ने थोड़ी आए हैं. सही बात है ना? बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली. आ जाओ, कोई बात नहीं. ठीक है, तो हम बैंक ऑडिट निकालते हैं फटाफट से. बैंक ऑडिट अगर हम निकाल लेते हैं तो बीच में मिस कहां हो रहे हैं पेजेस. अच्छा, चलिए बैंक ऑडिट ही अपना आ गया. बैंक ऑडिट अगर अपन निकालते हैं तो देखो पूरा चार्ट बना के दिया था मैंने तो तुमको. तो इसमें अगर अपन ये देखो पूरा तुम्हें कैलकुलेशन सिखाया मैंने. इसमें प्रोविजनिंग वाले पार्ट पर आ जाओ, क्योंकि ये सवाल तो मुझे पता है प्रोविजनिंग का ही है. मिल गया प्रोविजन. देखो सिखाई सर ने, कैलकुलेशन नहीं सिखाई? सिखाई ना. देखो आ गया कैलकुलेशन का सवाल. क्यों सिखा रहा था? प्रैक्टिकल्स, इसीलिए तो सिखा रहा था. दोनों प्रैक्टिकल मेरे सिखाए हुए आएंगे, अभी तुम देख लेना. एक तो ये आ गया, अभी एक और आएगा. ठीक है, पढ़ो. While verifying the provisions of advances of branch of MCO as part of statutory branch audit, CAZ notices that credit facilities consisting of term loan to KRT enterprises have been classified under doubtful asset D1 category. अब D1 category कौन सी हुई? D1 category हुई ये वाली. ये D1 हुई, ये D2 हुई और ये D3. मतलब डाउटफुल एसेट पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला. इनका कोई लीगल नाम नहीं है D1, D2, D3. वो क्वेश्चन ने बोल दिया है ना.
द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन द लोन अकाउंट वॉज 50 लाख. वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड इन is rupees 40 lakh. The branch has made a provision of 7.5 lakh. Is provision made by branch proper? वो देखेंगे प्रॉपर है नहीं है. आपको पहले प्रोविजन लिखना होगा. प्रोविजन में कुछ नहीं लिखना है. टू द पॉइंट सिर्फ इतना लिखेंगे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल एसेट्स विल बी मेड एज अंडर. प्रोविजन ऐसे बनेगा, अनसिक्योर्ड पोर्शन 100%, सिक्योर्ड पोर्शन up to 1 year 25%, more than 1 year but up to 3 year 40%, above 3 year 100%. इतना सा प्रोविजन लिखना है, फालतूगिरी नहीं करनी है, पेपर छूटेगा. उसके बाद आगे का प्रेजेंटेशन कैसे होगा ये आप देख लो. तो अगर हम मई 2024 आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 23 का प्रेजेंटेशन देखते हैं. तो एक छोटा सा स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए. स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन. स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन. सिंपल सा, देखो कोई ज्यादा बड़ी टेबल अपने को नहीं बनानी, ठीक है. सबसे पहले इधर देखो, प्रोविजन का परसेंटेज का एक कॉलम बना लेते हैं और प्रोविजन के अमाउंट का एक कॉलम बना लेते हैं. अब टोटल लोन कितने का है? टोटल लोन है 50 लाख का और उस पे वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितनी है? 40 लाख. तो यानी आप ये बोलोगे कि सिक्योर्ड पोर्शन लोन का हो गया रुपीस 40 लाख. सॉरी, सिक्योर्ड प्रोविजन पोर्शन लोन का हो गया रुपीस 40 लाख. सिक्योर्ड पोर्शन है और डाउटफुल एसेट 1 है. तो डाउटफुल एसेट 1 अगर होता है तो सिक्योर्ड प्रोविजन पार्ट पे अपने को प्रोविजन बनाना है 25%. 40 लाख का 25% इज 10 लाख. फिर अपने को लोन का अनसिक्योर्ड पोर्शन भी देखना है. लोन था कितने का? 50 लाख का. उस पे सिक्योरिटी कितने की थी? 40 लाख की. तो अनसिक्योर्ड पोर्शन कितना हुआ? 10 लाख का. अनसिक्योर्ड पोर्शन का प्रोविजन बनेगा 100%, यानी कि 10 लाख. तो प्रोविजन रिक्वायर्ड कितना था? 20 लाख. ये प्रोविजन बनना चाहिए था एज पर आरबीआई नॉर्म्स. ये लिखकर ये पूरी टेबल बना के आप एंड में कंक्लूजन लिख दोगे. प्रोविजन made by bank of rupees 7.5 lakh is insufficient. ठीक है. required provision is rupees 20 lakh. बोले कितने का बनना चाहिए था? 20 लाख का बनना चाहिए था. अगर आपने ये लिख लिया है तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट. चलिए आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट. तो सर ये अपना क्वेश्चन हो गया, ये अपना आरटीपी का क्वेश्चंस हो गए. कौन सी आरटीपी के क्वेश्चन हो गए सर? मई 2024 के आरटीपी के हो गए. अब एक बहुत और ब्यूटीफुल प्रैक्टिकल आएगा, भी देखते हैं. पहले आई होप मई 2024 के आरटीपी के दोनों सवाल हमको आए होंगे. अब आइए सितंबर 2024 की आरटीपी पे. कौन से टर्म की आरटीपी कर रहे हैं? अब हम सितंबर 2024 की आरटीपी कर रहे हैं. अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है. अच्छा मुझे बताओ, क्या अभिषेक सर ने आपको ड्राइंग पावर कैलकुलेट करना सिखाई थी? ड्राइंग पावर कैसे कैलकुलेट होती है? असेट्स की वैल्यू में से मार्जिन काट दो. मार्जिन काट के जो अमाउंट आएगा उसको सैंक्शन लिमिट से कंपेयर करेंगे और विच एवर इज लेस जो होगा वो ड्राइंग पावर होगा. याद है? फिर बोल रहा हूं ड्राइंग पावर कैसे निकलती है. सबसे पहले समझो ड्राइंग पावर मिलती किसके अगेंस्ट है? ड्राइंग पावर मिलती है स्टॉक या डेटर्स के अगेंस्ट. अब जो मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा इसमें स्टॉक और डेटर्स दोनों हैं. ठीक है, तो स्टॉक एंड डेटर्स दोनों को जोड़कर अपन ड्राइंग पावर को क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे. पहली चीज तो ये. अच्छा, ड्राइंग पावर मिलती कैसे है? ड्राइंग पावर मिलती है बेटा, कैसे मिलती है बेटा ड्राइंग पावर? जो भी आपका असेट के अंदर मार्जिन को हटाकर अमाउंट आएगा वो
उसको किससे कंपेयर करेंगे? किससे कंपेयर करेंगे? सैंक्शन लिमिट से। फिर विच एवर इज लेस कर लेंगे, विच एवर इज लेस करके जो अमाउंट आएगा वो आपकी ड्राइंग पावर होगी। ठीक है, अब थोड़ी सी एक बात अपने को ध्यान रखनी है सर, ड्राइंग पावर में कई बार क्या होता है, आपको क्रेडिटर्स भी दे देगा, तो ड्राइंग पावर निकालते वक्त क्रेडिटर्स माइनस होते हैं। क्यों माइनस होते हैं समझो। आज मान लीजिए अभिषेक सर के पास 40 लाख रुपए का स्टॉक पड़ा है, कितने का? और 10 लाख रुपए के क्रेडिटर्स हैं, तो लॉजिकली सोचिए एक्चुअल स्टॉक तो 30 लाख का ही है, क्योंकि 40 लाख का जो स्टॉक है उसके अगेंस्ट 10 लाख के तो क्रेडिटर है, मतलब 10 लाख का स्टॉक का तो मैंने अभी पैसा ही नहीं चुकाया। तो देखा जाए तो मेरे पास नेट स्टॉक 30 लाख की है, तो अब प्रोविजन बनाने में 40 लाख का स्टॉक या ड्राइंग पावर बनाने में 40 लाख का स्टॉक कंसिडर नहीं करेंगे, बल्कि 30 लाख का स्टॉक कंसिडर करेंगे। आती है बात समझ में? तो देखो एक्चुअल में ड्राइंग पावर जो निकलती है सिंपल टर्म्स में अगर अपन समझे, डेटर्स अगर गिवन है तो प्लस स्टॉक अगर गिवन है तो माइनस क्रेडिटर्स करके जो अमाउंट आता है उस पे बनती है। ठीक है, अब आओ कैलकुलेट द ड्राइंग पावर फॉर कैश क्रेडिट अकाउंट ऑफ कृपा लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2024 विथ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब अपने को ड्राइंग पावर निकालनी है। क्वेश्चन पढ़ लो पहले। स्टॉक 60,000 रुपीज का है, डेटर्स 55,000 रुपीज के हैं। इंक्लूड्स अ डेटर 15,000 का जिसकी इनवॉइस डेट 20 अक्टूबर 2023 है, और अपने को मार्च 24 वाले मंथ की ड्राइंग पावर निकालनी है फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2024। ठीक है, और ये इनवॉइस 2010-23 की, इसकी इंपॉर्टेंस अभी पता चलेगी 2010-23 की जब आप क्वेश्चन पूरा पढ़ोगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखे 10,000, सैंक्शन लिमिट 48,000 ही है। मार्जिन ऑन स्टॉक, मार्जिन ऑन स्टॉक अब अलग अलग मार्जिन दे रखा है साहब। मार्जिन स्टॉक पे तो बोल रहे हैं 30% का रहेगा और डेटर पे 40% का रहेगा। ठीक है, नोट क्या बना हुआ है, इसीलिए वो ऊपर की डेट है। डेटर ओल्डर देन 3 months आर इनएलिजिबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग पावर। ये कोई आरबीआई का नॉर्म नहीं है, ये जिस बैंक से हमने लोन लिया उसने बोल दिया कि हम 3 महीने से पुराने डेटर पे तेरे को डीपी नहीं देंगे, मत दे जा। तो 20 अक्टूबर 23 वाला जो डेटर है उसमें 3 महीने जोड़ूंगा तो 20 नवंबर, 20 जनवरी, 20 फरवरी, तो उसके 3 महीने 20 नवंबर, 20 दिसंबर, 20 जनवरी, उसके 3 महीने 20 जनवरी को पूरे हो गए। हम तो ड्राइंग पावर मार्च में निकाल रहे हैं। अगर हम ड्राइंग पावर मार्च में निकाल रहे हैं तो ये 15,000 रुपए वाला डेटर इनएलिजिबल रहेगा। तो जो मेरे डेटर रहेंगे वो 55 माइनस 15 40,000 के ही रहेंगे। ठीक है, चलो आओ करते हैं। बड़ा इजी है, बड़ा इजी है। क्या करा रहे हो सर? कुछ नहीं करा रहा मेरे बच्चों। सितंबर 2024 आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 19 हम यहां पर कर रहे हैं। तो अगेन एक स्टेटमेंट बना लेते हैं। स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग पावर, स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग पावर, ड्राइंग पावर को कैलकुलेट करने का स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग पावर। तो एक कॉलम अभिषेक सर ने पर्टिकुलर्स का बना लिया और 2 कॉलम अभिषेक सर ने अमाउंट के बना लिए। एक कॉलम पर्टिकुलर्स का, 2 कॉलम अमाउंट के। अब इधर देखो बच्चों, सबसे पहले तो अपने काम करते हैं, स्टॉक लिख लेते हैं। कितने का है स्टॉक? है 40,000 का। पर अब क्वेश्चन में दे रखा है, नहीं सॉरी गलत लिख दिया मैंने, स्टॉक है 60,000 का और क्वेश्चन में दे रखा है कि यार 10,000 के तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब ये हो गए कि भाई मैंने कुछ स्टॉक खरीदा होगा लेकिन उसका अभी तक पेमेंट नहीं दिया। तो क्रेडिटर्स को हटा के जो मेरा खुद का स्टॉक है, भाई जिन का भी मैंने पेमेंट ही नहीं दिया वो तो मेरा खुद का स्टॉक है ही नहीं ना भाई। मेरा खुद का स्टॉक हो गया 50,000 का। ठीक है,
अच्छा, अब स्टॉक पे मार्जिन कितना रखना है? इन्होंने बोला 30% रखना है, तो हैंड टू हैंड यहां पर स्टॉक के अंदर मैं माइनस कर देता हूं मार्जिन। कितने का? 50,000 का 30% यानी 15,000। तो मार्जिन माइनस करके कितना आया? 35,000 आया। समझ गए क्या करा सर ने? तो स्टॉक मेरे पास ड्रॉइंग पावर के लिए 35,000 का ही है। फिर आए डेटर्स। डेटर्स कितने अभिषेक सर के? 55,000, लेकिन उसमें से 15,000 का डेटर तो एलिजिबल ही नहीं रहेगा। तो मेरे डेटर्स हैं 55,000 के, माइनस हो गए इनएलिजिबल डेटर्स। इनएलिजिबल डेटर्स कितने हैं? 15,000 के। इनएलिजिबल डेटर्स को माइनस करके मेरे पास डेटर कितने बचे? 40,000 के। फिर डेटर में मार्जिन, डेटर कितने गए? 40,000 के। 40,000 पे मार्जिन कितना बनेगा? 40,000 पे मार्जिन बनेगा 40% का, तो 16,000। मार्जिन काट के डेटर कितने आए? 24,000। तो अल्टीमेटली वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड डेटर्स आफ्टर मार्जिन एडजस्ट करके कितनी आई? 59,000। सही बात है? अरे सही बात है क्या? बिल्कुल सर सही बात है। अच्छा, इसको कंपेयर किससे करेंगे? सैंक्शन लिमिट से। अब सैंक्शन लिमिट कितनी है मेरे पास? 48,000 की है। तो अगर सैंक्शन लिमिट मेरे पास 48,000 की है, सैंक्शन लिमिट मेरे पास 48,000 की है, तो मुझे यहां पे क्या करना है? विच एवर इज लेस। तो विच एवर इज लेस करके आ गया 48,000। तो आपका आंसर निकल गया। आप एंड में कंक्लूजन लिख दोगे कि द अवेलेबल ड्रॉइंग पावर इन द गिवन केस फॉर मार्च 2024 विल बी ₹48,000। हो गया सवाल? बोला आया? कोई ऑडिट में अकाउंट जैसा प्रैक्टिकल तो आएगा नहीं, बट हाँ एक इजी गोइंग वे में प्रैक्टिकल आ सकता है। ठीक है, चलिए कॉपी कर लिया सबने? कॉपी कर लिया सबने? स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, किसी को नहीं? आगे बढ़ते हैं। तो भैया अपन ने अभी मई 2024 आरटीपी खत्म कर दी, सितंबर 2024 आरटीपी खत्म कर दी। अब तो इजी है, अब तो इजी है, फटाफट करा देंगे। अब जनवरी 2025 की आरटीपी और देख लेते हैं। उसमें बहुत इजी सवाल आए हुए हैं, उसमें बहुत इजी सवाल आए हुए हैं, फटाफट हो जाएंगे, उनमें कोई ज्यादा रोला रप्पा नहीं है। अरे ये तो बड़ा हार्ड लग रहा है। कोई हार्ड नहीं है, बहुत इजी सा सवाल है, बस दिख जाए। दिख गया? आ जाओ पढ़ो। कोई अग्रिम नाम का लड़का है, बड़ा अच्छा लड़का है, पढ़ो। कर क्या रहा है? अच्छा सीए स्टूडेंट है क्या? फिर तो परेशान है। तो क्या लिखा है? अग्रिम a CA student is part of engagement team conducting an audit of Madurai branch of ARB Bank. CA भुवन, CA भुवन है, कोई बढ़िया लड़का है तो CA भुवन, CA भुवन of engagement partner has asked him to verify. वही अगेन प्रोविजन चेक करने के लिए बोल रहा है। प्रोविजन मेड बाय द ब्रांच एज ऑन 31 मार्च 2024 in respect to the following NPAs. AK इंडस्ट्रीज है वो डाउटफुल 1 है। 31 मार्च 2024 का आउटस्टैंडिंग अमाउंट 10 लाख है, प्रोविजन 5 लाख बनाया हुआ है, D1 पे 5 लाख है। देखेंगे, अभी मुझे पता नहीं है प्रोविजन गलत है सही है, क्योंकि आपको मेरे को बताना पड़ेगा ना सिक्योर्ड पार्ट अनसिक्योर्ड पार्ट। ऐसे मैं कैसे बता दूं? हाउ कैन आई टेल यू without ascertaining what is the secured part or unsecured part? I cannot tell whether this is a valid provision or not. I cannot say. ठीक है? जुपिटर ट्रेडर्स के पास सब स्टैंडर्ड एसेट है। अच्छा 50 पे 7.5 का प्रोविजन है। सब स्टैंडर्ड एसेट पे कितना परसेंट प्रोविजन बनता है? 15%। तो 50 लाख का 15% 7.5, ये तो सही लग रहा है। वीटीएन कंपनी D2 है,
30 लाख पे 30 लाख का प्रोविजन बनाया हुआ है, सही नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि सिक्योर्ड पार्ट पे तो 40% ही बनता है ना, तो 30 पे 30 तो नहीं आ सकता, ठीक है, और अनसिक्योर्ड पे 100% बनता है, तो 30 तो नहीं आ सकता, 30 कैसे आएगा ना, D2 है ये तो, D2 है ये तो 30 पे 30 तो नहीं आ सकता। अरे तो पता नहीं है ना बेटा, अभी इसको देख के कहां पता चल रहा है, तो वो पढ़ेंगे ना आगे, अभी ऐसे तो कुछ भी, अभी तो मैं यही मानूंगा नहीं आ सकता ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन, कैसी बातें करते हो, अभी जितना आया उसके बेसिस पे तो मैं वैलिड नहीं मानूंगा ना, कंक्लूजन थोड़ी लिख दिया हमने, क्वेश्चन तो एज इट गोज एनालाइज होगा ना बेटा जी, ये बढ़िया है, ये सही है, तो अब एनालाइज तो ऐसे होगा कि हाँ भाई दो तो परफेक्ट है, जुपिटर ट्रेडर वाला परफेक्ट है, एएसडीएन सन वाला परफेक्ट है, ठीक है, और तुम भूल जाते हो सर का क्वेश्चन पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, चलो, द एंगेजमेंट पार्टनर हैज ऑलरेडी वेरीफाइड, समझ गए, एनपीए क्लासिफिकेशन आउटस्टैंडिंग जो भी है रिलेटिंग टू ईच एनपीए अकाउंट लिस्टेड अबव, एक्सेप्ट एएसडीएन सन्स का चेक नहीं किया, रिलेटिंग टू ईच एनपीए अकाउंट लिस्टेड अबव आर फुल्ली सिक्योर्ड, ओके ओके, तो भी जुपिटर को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जुपिटर को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इतना तो मैं कॉन्फिडेंट हूं, आगे बढ़ो बच्चे, हाउएवर ओनली पर्सनल गारंटी अवेलेबल है ऑफ प्रोप्राइटर, नेटवर्थ प्रोप्राइटर की 50 लाख है, इज अवेलेबल इन द अकाउंट ऑफ एएसडीएन सन्स, ठीक है, सिक्योरिटी बोल रहा है कुछ नहीं है, अब अच्छा हो गया ना सवाल, बोला सिक्योरिटी कुछ नहीं है, लेकिन प्रोप्राइटर ने क्या दे रखी है, प्रोप्राइटर ने पर्सनल गारंटी दे रखी है, अच्छा प्रोप्राइटर है, बढ़िया लड़का है, अभी बोल रहा है कमेंट कीजिए ऑन द करेक्टनेस ऑफ अबव प्रोविजंस, बोले बताइए कि ये जो प्रोविजन बना के रखा हुआ है इन्होंने वो सही बना के रखा है कि बना के रखा है, आगे एक बात और पूछ रिया है, अग्रिम इज इन डायलेमा, डायलेमा में मतलब बेचारा कंफ्यूज होगा, वो क्या बोल रहा है, अग्रिम इज इन डायलेमा रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ अबव अकाउंट्स एज एनपीए, या अल्लाह क्या होगा तेरा, बोल रहा है ऑल दो दीज आर, मतलब उस भाई को तो ये लग रहा है कि भाई ये तो फुल्ली सिक्योर्ड है, काम करो इनको क्या मत मानो, एनपी मत मानो, मतलब उसका कंफ्यूजन यही तो होगा, नहीं समझ रहे आप सर, क्वेश्चन ने नहीं बताया है कि उसको कंफ्यूजन क्या है, पर ये इंप्लाइड है कि वो यही कहना चाह रहे हैं कि भाई ये लोन तो फुल्ली सिक्योर्ड है, तो जब ये लोन फुल्ली सिक्योर्ड है तो इसको एनपीए जो मान लिया वही सही मान लिया क्या, ये भाई तो इसी बात को लेकर कंफ्यूज है, तो भैया इतनी सी बात को लेकर अगर ये भाई कंफ्यूज हो जाएगा तो मेरे पढ़ाने का फायदा क्या है। अब क्वेश्चन के टोटल कितने पार्ट है, 4 है, ठीक है, पहले प्रोविजन में क्या लिखोगे, चारों पार्ट को मैं अलग अलग एनालाइज कराऊंगा, एके इंडस्ट्रीज अलग, जुपिटर अलग, अलग ही करने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एक डाउटफुल है, एक सबस्टैंडर्ड है, एक डाउटफुल में D2 है और एक लॉस है, तो पहले तो ये वाली टेबल बनाया हो पेपर में, सॉरी ये वाली, पहले तो ये टेबल बनाया हो प्रोविजन में कि स्टैंडर्ड एसेट पर 0.40 बनता है, सब स्टैंडर्ड पे इतना बनता है, डाउटफुल पे इतना बनता है और लॉस पे इतना बनता है, यही है इसका प्रोविजन में और कुछ आएगा नहीं इस क्वेश्चन के, फैक्ट वगैरह कुछ लिखने नहीं है, क्या फैक्ट लिखेंगे इसमें, केस टू केस एनालाइज होगा, तो पहले एके इंडस्ट्रीज को एनालाइज करते हैं, आप बोलेंगे कि भाई जो एके इंडस्ट्रीज है उसके अंदर क्योंकि वो बोल रहा है कि पूरा अमाउंट लोन का सिक्योर्ड है, बोला हुआ है, तो यानी 10 लाख पूरा सिक्योर्ड है, यानी अनसिक्योर्ड पोर्शन 0 है, सिक्योर्ड पोर्शन का 25% प्रोविजन बनता है, 10 लाख का 25% इज 2.5 लाख, तो आप लिखेंगे इन केस ऑफ एके इंडस्ट्रीज प्रोविजन ऑफ रुपीज 2.5 lakh should have been made in place of rupees 5 lakh. Therefore, this provision is not correct. बस इतना सा आंसर, टू द पॉइंट, बोले secured part is rupees 10 lakh, so desired provision is 10 into 25, दिखाना पड़ेगा ये 2.5 lakh. Therefore, the provision is not correct.
प्रोविजन शुड बी 2.5 लाख। सेकेंड केस में आएंगे जुपिटर ट्रेडर्स में, आप बोलेंगे द रिक्वायर्ड प्रोविजन इज 50 लाख इंटू 15%, 7.5 लाख, देयरफॉर द प्रोविजन मेड बाय द ब्रांच इज करेक्ट। तीसरा पार्ट वीटीएन कंपनी, आप बोलेंगे वीटीएन कंपनी में भी अगेन since 100% amount is secured, desired provision is 30 lakh into 40%, 12 lakh. So provision of 30 lakh is not correct. ठीक है, और फिर आप बोलेंगे ASDN Sons में, ASDN Sons में आप बोलेंगे it is a loss asset, so 100% provision is correct. हाँ, अब क्वेश्चन आपको बेवकूफ बना रहा था कि प्रोप्राइटर की गारंटी है, बोले प्रोप्राइटर की गारंटी इररेलेवेंट होती है लॉस असेट में। और मैंने आपको हमेशा एक बात कैसे सिखाई है, जो मैंने पढ़ाया है लॉ में उतना ही है, हम आधा दूरा लॉ थोड़ी पढ़ते हैं कि अरे हाँ और ये तो होता होगा, क्या पता सर ने नहीं लिखा हो, नहीं होता। लॉस एसेट पे 100 है मतलब 100 है। सो आप बोलोगे इट इज इमटेरियल वेदर द प्रोप्राइटर हैज गिवन अ गारंटी ऑफ ₹50 लाख, 100% प्रोविजन इज टू बी मेड ऑन लॉस एसेट, देयरफॉर द प्रोविजन ऑफ ASD Sons इज आल्सो करेक्ट। फिर एक, अब बच्चे ये 4 पार्ट करके खुश, बोले वाह यार ये तो फुल आ गए हमारे, नहीं आए, नीचे अग्रिम वाले में मार्क्स कट गए तुम्हारे अगर तुम वो लिखना भूल गए। आप बोलोगे अकाउंट शुड बी क्लासिफाइड एज एनपीए इफ दे आर ओवरड्यू और आउट ऑफ ऑर्डर फॉर मोर देन 90 days. It is irrelevant whether amounts are guaranteed or not, secured or not. Therefore, these accounts are correctly classified as NPA. Confusion of agrim is not valid. बोलो आया, अब तुम्हें फुल मार्क्स आ गए। मैं चाहूंगा कि आप एक बार इसका सजेस्टेड आंसर जरूर रीड करें, और आप तो करेंगे नहीं, मैं बोल भी दूंगा तो, क्योंकि आप लोग को तो मौका मिलेगा, अरे बातें कर लेते हैं, चलो सर ने हमें टाइम कैसे दे दिया, गलती सर की है। तो आइए फटाफट से मैं ही आपको रीड करा देता हूं। प्रोविजन तो आप पढ़ लेना, वो मैं नहीं पढ़ा रहा। AK इंडस्ट्रीज, इट हैज बीन क्लासिफाइड एज D1 कैटेगरी, देयरफॉर इट रिक्वायर्स प्रोविजन ऑफ 25%, दैट इज 2.5 लाख, शुड बी मेड इंस्टेड ऑफ 5 लाख। टू द पॉइंट आंसर लिखना है, फालतू की माथा बच्ची नहीं पालनी। जुपिटर, it has been classified as substandard asset, it requires provision of 15%, which comes to 7.5 lakh, therefore provision made by the branch is correct. VTN company, it has been classified as D2, it requires provision of 40%, that is provision of 12 lakh, should be made instead of 30 lakh. And last, ASDN Sons, it has been classified as loss asset, which requires provision of 100% of outstanding amount, therefore the provision made by the branch is correct. Classification as NPA should be based on record of recovery. Availability of security or net worth is not to be taken into account for the purpose of treating an advance as NPA. Hence, these accounts should be classified as NPA on the record of recovery, although these are fully secured or guaranteed. Clear है? Perfect. बढ़िया सवाल थे, कोई बढ़िया नहीं थे। अगर बैंक ऑडिट हमने समझ के पढ़ा है तो हमारे लिए बढ़िया नहीं थे, समझ के नहीं पढ़ा हमने, रटा है तो दिक्कत है। तो मैंने तो पहले ही प्रैक्टिकल करा रखे हर चीज के, दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ठीक है, जब पढ़ाते हैं तब आपको लगता है सर इतना बड़ा एग्जाम्पल क्यों बना रहे हैं, जब करने बैठते हैं तब रियलाइज होता है कि हाँ ये चीज हमें काम आनी है। अब पेपर के 3 सवाल हैं, तीनों बहुत आसान है। चलिए आइए पहले मे अटेम्प्ट का पेपर कर लेते हैं, फटाफट से निकाल लीजिए। पहले मे अटेम्प्ट का पेपर कर लेते हैं, फटाफट से निकाल लीजिए। आ जाओ, चलो चलो मितवा, मे अटेम्प्ट का पेपर करें। ये क्या हो गया, बैड गेट वे हो गया। चलो कोई बात नहीं, फटाफट फटाफट आ जाओ मेरे नन्हे मुन्नो, आ जाओ आ जाओ, चक्का घूम रहा है, घूम गया है। चलो चलो, प्रीवियस ईयर कहां हो, ये रहे, खुलो खुलो, चक्का घूम रहा है घूम रहा है, घूम गया। इंटरमीडिएट, पहले मे अटेम्प्ट। चलो साहब अब मे अटेम्प्ट कर लेते हैं। पहले तो क्या कर लेते हैं, मे अटेम्प्ट कर लेते हैं। सही बात है या नहीं बात है, सही है सर, गलत तो क्या ही होता है दुनिया में। आओ तो देखना मेरी बात, पहले अपन मे अटेम्प्ट कर लेते हैं और फिर कौन से अटेम्प्ट का कर लेंगे, सितंबर अटेम्प्ट का कर लेंगे, बात खत्म। ठीक है, आइए तो मे अटेम्प्ट निकालते हैं पहले तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 निकाल लीजिए। बस क्वेश्चन नंबर 6 में ये क्वेश्चन है मे अटेम्प्ट में, और कोई भी क्वेश्चन नहीं है। मे अटेम्प्ट में एक ही पेपर में सवाल आया था बैंक ऑडिट का,
बस इतना सा एक सवाल आया था 4 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है। डायरेक्ट आंसर मैं बता देता हूं क्या लिखना है, आप खुद ही लिख दोगे, मेरे बताने की जरूरत ही नहीं है। चार्ट बना रखा हमने तो भाई साहब पूरा, और आप इसकी रिवीजन क्लास देख लोगे तो तबीयत खुश हो जाएगी, मैं वादा कर रहा हूं आपको। सिर्फ इसका रिवीजन क्लास में मैंने एक चार्ट बना रखा, वो चार्ट बनाया ना, 4 नंबर वैसे ही आ जाएंगे। एमएनबी बैंक एडवांस सर्टेन लोन्स गारंटेड बाय गवर्नमेंट। ओए, लोन गारंटेड बाय गवर्नमेंट, बस उसका लिए पूछ रहा है लोन गारंटेड बाय गवर्नमेंट का क्या होता है। वो चार्ट तो मैंने तुम्हें पढ़ाते वक्त भी बनाया था, रिवीजन क्लास छोड़ो, मैंने तो पढ़ाते वक्त भी बनाया था कि सीजी का गारंटी है तो क्या करना है, और एसजी का गारंटी है तो क्या करना है। सीजी का गारंटी है तो एनपीए नहीं मानेंगे और प्रोविजन नहीं बनाएंगे, लेकिन इनकम रिकॉग्निशन पर्पस के लिए एनपीए मानेंगे। स्टेट गवर्नमेंट का गारंटी है तो नॉर्मल लोन की जैसे ट्रीट करेंगे, कोई एग्जेम्पशन नहीं है, प्रोविजन भी बनेगा और इनकम भी एनपीए के अकॉर्डिंग कैश बेसिस पर रिकॉर्ड होगी। आगे 4 नंबर फुल मार्क्स आ गए मेरे। स्टेट द प्रूडेंशियल नॉर्म्स फॉर एसेट क्लासिफिकेशन एंड इनकम रिकॉग्निशन ऑफ सच लोन्स, यानी गवर्नमेंट गारंटीड लोन्स। तो अगर आप अपनी बुक निकालते हैं तो बुक के अंदर पेज नंबर 125 पर गवर्नमेंट गारंटेड एडवांसेस में 2 बुलेट पॉइंट मैंने लिखा रखे हैं, सिर्फ इतना ही लिखना है, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। यू कैन ऑलवेज रीड सजेस्टेड आंसर, सेम लिखा हुआ आपको मिलेगा। सजेस्टेड आ चुके हैं इंस्टीट्यूट के, जरूरत नहीं है लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड यही आंसर है, मुझे पता है। क्लियर है? पेज नंबर 125 पे हमको इसका आंसर मिल रहा है अपनी बुक्स के अंदर। जी सर, बहुत बढ़िया। तो ये कौन से टर्म का सवाल हो गया? मई 2024 का। बस मई 2024 में तो यही था, तब यही था तो यही करेंगे, नया तो कहां से लाएंगे। सितंबर में 2 है, सितंबर के पेपर में 2 सवाल है, निकाल लो। सितंबर के अंदर एक तो 6th क्वेश्चन का ए पार्ट है, निकालो। ये अरे सर, ये तो देखते ही फील आ गया कि हम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट मिला क्या? मिल गया क्या? बोलो भाई, मिला नहीं मिला? तुमने जो शीट डाउनलोड करी है वो बेयर पेपर वाली करी है या सजेस्टेड आंसर वाली करी है? सजेस्टेड वाली करी है। सजेस्टेड वाली का पेज नंबर 26 है, निकाल लो। मिल गया? आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। यू आर द ऑडिटर ऑफ प्लस बैंक लिमिटेड। अच्छी बात है सर। द बैंक हैज मेड फॉलोइंग प्रोविजन। बहुत बढ़िया सर। प्रोविजन, अरे यार ये फालतू का डेटा दे रहा है, बच्चा देख रहा, डेटा आएगा डेटा आएगा डेटा आएगा, एंड में बताए क्या बोलता है? बोले ऑडिट बता दो प्रोविजंस की। कुछ नहीं करना, ऊपर सब रामायण फालतू की। यू आर इन द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज ऑफ बैंक। व्हाट ऑडिट अप्रोच एंड प्रोसीजर्स विल यू अडॉप्ट टू वेरीफाई द अबव? देखो देखो जरा मेरी बुक को देखो, देना लल्ला दे। तो बुक के अंदर लास्ट पेज पे होगा, सेकंड लास्ट पेज, पेज 135। एक रिक्वेस्ट करूंगा, पेज नंबर 135 पे इसका आंसर मिलेगा, प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज। और मैंने तीनों आपको पहले ही बोल दिए थे, इंपॉर्टेंट है। इसका सजेस्टेड आंसर और अपनी बुक का आंसर कंपेयर कर लो, एक बार देख लो, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है उससे कि भाई सजेस्टेड में वो आ रही भी है चीजें या नहीं आ रही हैं जो हम सोच रहे हैं। इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि आपने सजेस्टेड डाउनलोड कराया या नहीं कराया। और सजेस्टेड का स्क्रीनशॉट या फोटो खींच के ग्रुप में भेज देना, कोई हो सकता है कई बच्चों के पास सजेस्टेड ना हो। तो बुक तो खैर सबके पास है, जल्दी कर लो, फिर एक सवाल और है, बस वो करा के खत्म करते हैं। हाँ बेटा, प्रिंट आउट नहीं लाते ना कई बच्चे, बोले हमें क्या पता, इतनी बड़ी शीट ले आएंगे, बैग भारी हो जाएगा, हम मर गए तो, दब गए तो। ठीक है, हाँ चलो जल्दी से। पढ़ा आपने सजेस्टेड क्या? देखो सजेस्टेड में कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहा है क्या? मिलना तो नीचे आइडियली, बाकी मेरा पढ़ा हुआ नहीं है सजेस्टेड। एक बार आप देख लो, ये एक्चुअली सितंबर पेपर का है ना, देखा हुआ नहीं है मेरा इसका सजेस्टेड। देख लो एक बार फटाफट, सेम है, कोई पॉइंट एक्स्ट्रा थोड़ी है, बोलो। और सब कीवर्ड्स का खेल है, कीवर्ड्स पढ़ेंगे तो मार्क्स मिलेंगे।
मेरी बुक के अलावा आपको थ्योरी में कुछ नहीं पढ़ना, क्वेश्चन भी जो मैं करा रहा हूं वो कर लो, उसके बाद तुम्हें एक्स्ट्रा जहां से जो मिल जाए कर लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाउट मेरी गारंटी है, क्वेश्चन देखते ही बताऊंगा, आपको डाउट नहीं पूछना पड़ेगा, डाउट मैं बता दूंगा। सीए का कोई भी क्वेश्चन उठा लाना, सिर्फ देखते ही कर दूंगा। ऑडिट लॉ टैक्स का, सीए का कोई भी उठा लाना, अब तुम सीएस का कोई उठा लाओगे तो एक बार पढ़ना पड़ेगा साहब। ठीक है, डन है, हो गया सवाल। एक सवाल और आया हुआ है इसी अटेम्प्ट के पेपर में, एक सवाल और आया हुआ है, निकाल लेते हैं फटाफट। एक सवाल और है, जल्दी से निकाल लो। पहले ये वाला सवाल का आंसर पढ़ लिया गया आपने, फिर हम एक सवाल और निकाल लें, एक सवाल और हम और निकाल लें। निकालो भाई निकालो। क्वेश्चन नंबर 3 का अंदर होगा कोई ना कोई पार्ट, पेज नंबर 17, आपकी शीट के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, पेज नंबर 17। हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट है, मिल गया सजेस्टेड में, पेज नंबर 17 मिल गया क्या? चलो सेल्फ में कर लोगे क्या? अभी कितना अच्छा सवाल है ये, सवाल थोड़ा मतलब हार्ड नहीं है, अच्छा है। अच्छा छोड़ो, मर गई दुनिया। अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर कब बनता है? पहले आउट ऑफ ऑर्डर की डेफिनेशन निकालो अपने बुक में, मैंने थ्योरी में भी लिखा रखी है चार्ट बना के, बट आप तो अपनी बुक में निकाल लो आउट ऑफ ऑर्डर की डेफिनेशन। आउट ऑफ ऑर्डर की डेफिनेशन का सवाल है, तो डेफिनेशन पढ़ के ही सवाल करते हैं, नहीं तो सवाल जवाब करने का कोई फायदा नहीं होता। मिल गई आउट ऑफ ऑर्डर की डेफिनेशन? आउट ऑफ ऑर्डर की डेफिनेशन आपको अपनी बुक में मिलेगी पेज नंबर 124 पर। मिल गई? बोलो बोलो मेरे चुन्नू मुन्नू, मिल गई क्या? अब पेज नंबर 124 पे आप देखोगे तो आउट ऑफ ऑर्डर का एक सिचुएशन तो ये होता है, आउट ऑफ ऑर्डर का एक सिचुएशन तो ये होता है कि अकाउंट का जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो ड्राइंग पावर से ज्यादा है, और या फिर अकाउंट्स में कंटिन्यूअसली कोई क्रेडिट्स हुए ही नहीं, क्रेडिट्स हुए ही नहीं, या क्रेडिट्स हुए बट दे वर नॉट सफिशिएंट टू मीट आउट द इंटरेस्ट। सोचो क्रेडिट्स हुए ही नहीं तो इंटरेस्ट वैसे भी मीट आउट नहीं होगा, और क्रेडिट हुए पर इंटरेस्ट को मीट आउट करने जितने नहीं हुए तो भी आउट ऑफ ऑर्डर होगा। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है अकाउंट्स में कोई क्रेडिट्स ही नहीं हुए और एक टाइम पीरियड दे रखा है कितने टाइम तक नहीं हुए, तो अपने को टाइम पीरियड गिनना पड़ेगा। अगर वो 90 डेज से ज्यादा रहेगा तो हम अकाउंट को एनपीए मान लेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं मानेंगे। ये सवाल है, ठीक है। पहले क्वेश्चन बोल रहे हैं कि क्रेडिट्स नहीं हो रहे, मतलब आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, क्रेडिट्स नहीं हो रहे। तो अब वो 90 डेज से ज्यादा क्रेडिट नहीं हुए तो 90 डेज से ज्यादा आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, यानी एनपीए हो गया। इतना सा सवाल है, पढ़ो। K Limited is availing cash credit limit of 25 crores from LMN Bank Limited। अच्छी बात है। ड्रॉइंग पावर 22 करोड़ से 25 करोड़ की है, रेंज है 22 से 25 के बीच में रहती है नॉर्मली। लिमिट अवेल्ड इज 20 करोड़। मतलब ये हो गया कि ड्रॉइंग पावर जो है यूटिलाइज्ड या आउटस्टैंडिंग अमाउंट उसको एक्सीड नहीं कर रहा, तो मतलब इस वजह से तो अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर नहीं हो रहा। पढ़ो लाइन, द लिमिट अवेल्ड बाय कंपनी रिमेन लेस देन 20 करोड़, जबकि ड्राइंग पावर तो 22 से 25 करोड़ की थी ड्यूरिंग ऑल द डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। कंपनी हैज नॉट डिपॉजिटेड एनी अमाउंट इन कैश क्रेडिट अकाउंट। कंपनी ने कैश क्रेडिट अकाउंट में कोई अमाउंट जमा नहीं किया है। एंड नो अदर क्रेडिट्स टू दिस अकाउंट ड्यूरिंग द लास्ट 2 क्वार्टर्स। लो बात ही खत्म। 2 क्वार्टर माने 6 महीना हो गए, तो 90 डेज तो वैसे ही हो गए, बात ही खत्म। हाउ विल दिस अकाउंट बी क्लासिफाइड इन एलिमेंट बुक? इट विल बी क्लासिफाइड एज नॉन परफॉर्मिंग एडवांस, बात खत्म। आप क्या लिखोगे? एनी सीसी और ओवरड्राफ्ट अकाउंट is classified as NPA if it remains out of order for more than 90 days. Out of order means outstanding amount exceeds sanction limit or drawing power, or there are continuously no credits or credits are not sufficient to meet out interest. For in the given case there are no credits for continuously 2 quarters in the CC account of K Limited obtained from LMN Bank. Since out of order period is more than 90 days, account should be classified as NPA in the books of LMN Bank Limited. पढ़ लीजिए आंसर सजेस्टेड वाला, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए। अब देखिए हम बिल्कुल अप टू डेट आ गए हैं, तीनों अटेम्प्ट्स की आरटीपीज हो गई हैं, पास्ट पेपर्स हो गए हैं, दैट्स इट।
और अपने को वो भी रह गया कि हाँ भाई ऑडिट में किस तरह के सवाल आते हैं। ठीक है, डन, ओके।